So students, today is day 37 और मॉडर्न फिजिक्स की अब शुरुआत है, जो कि लास्ट यूनिट है हम लोगों का फिजिक्स में। उसमें सबसे पहली बात है एटम की। एटम की बात की जाए तो कहा जाएगा इसकी परिभाषा क्या है। जो है बहुत बड़ा सवाल था एक समय पे, जबकि ये सोचा जाता था कि जो है कि हर चीज़ जो है कैसे बनी, कैसे है, क्वेश्चन जिसकी बनी कैसे है। तो पाया गया था कि जो है कि अगर हम चीज़ों को पार्ट करते चले जाएं तो कहीं ना कहीं पे हम ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पे हम फर्दर उसको पार्ट वाइज नहीं तोड़ पाएंगे। उसी को नाम दे दिया गया एटम का। कहा गया मोस्ट एसेंशियल, स्मॉलेस्ट, अनचार्ज यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्ट ऑफ द मैटर which can participate in each and every chemical and physical reaction। अब सवाल आया कि साहब जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि हर सेल का स्ट्रक्चर होता है, एटम का भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दो बातें जो चल रही हैं, इनको हम पहले थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। यहाँ पे थॉमसन मॉडल जो था वो वाटरमेलन था, वाटरमेलन का मॉडल था, वाटरमेलन तरबूज का। इसका साफ साफ कहना था कि जो है ऐसा है कि एटम जो है वो तरबूज के शेप का है, यानी कि स्फेरिकल शेप ही कहना चाहा होगा। अब चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होने चाहिए। तो जो रेडिश पार्ट है उसको कहा गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज मैटर है, और जो उसमें गड़े हुए एम्बेडेड जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। लेकिन सृष्टि का एक नियम है, चलोगे नहीं तो गिर जाओगे, जहां रुके वहीं घेर लिए जाओगे। तो ये एटम जो स्ट्रक्चर था ये तो रुका हुआ था, ये तो हिलने की बात ही नहीं करता था। नतीजा ये किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कोई भी एमिशन, कोई भी एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन, किसी चीज को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया और इस मॉडल को फेल होना पड़ा। फिर आई बात रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। उससे पहले जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाली बात यहाँ पे आ गई थी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसका कहना था कि ये जेडी हो गया। Z एटॉमिक नंबर है, इतने ही इलेक्ट्रॉन, इतने ही प्रोटॉन। ये अल्फा पार्टिकल हो गया 2e, मास अल्फा, V अल्फा से फेंका गया। ये पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो पास में जाएगा तो एक डेफिनेट डिस्टेंस तक ही जा पाएगा, तभी तक जा पाएगा जब तक कि इसके अंदर मौजूद है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि डेल्टा के बराबर डेल्टा पी साफ कहा जा सकता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे हो गई हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। डेल्टा पी का क्या हाल हो जाएगा? डेल्टा पी का कहेंगे जब यहाँ पे जब ये पहुंचा है अल्फा पार्टिकल और बीच का डिस्टेंस r0 है, उस समय इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जान चुके हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो यहाँ भी हो जाएगा 1/4πε0 Zd × 2e/r। r0 बराबर हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा, Zd²/πε0 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। सेवरल टाइम्स पूछा गया सवाल है कि अगर मैं वेलोसिटी को कर दूं डबल तो ये क्या हो जाएगा? यानी साफ साफ दिख रहा है, r0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v अल्फा स्क्वायर। ये डबल कर दोगे तो ये इनवर्स है, ये 1/4 रह जाएगा। ये हुई बात हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। इसी पे आधारित था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की बात की जाए, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करता है।
रदरफोर्ड मॉडल की हेडिंग पॉइंट डाल दें, रदरफोर्ड मॉडल। तो बात ये कह रहे थे कि ये हमारे पास गोल्ड फॉयल हो गया और ये अल्फा पार्टिकल हो गया। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पे बनाते हुए निकल गए, किसी न किसी एंगल पे बनाते हुए निकल गए। तो ये जो एंगल आया, ये जो था n प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा बाई 2, और ये काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर था, और काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे हाफ mv स्क्वायर था। ये अल्फा पार्टिकल जो है, जो है पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस है, और ये डेविएट हुआ है। तो इसको डेविएट कराने के लिए जरूर कहीं न कहीं पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जैसी कोई चीज बैठा हुआ है। इसका ये मतलब निकला। ये एक एजम्पशन था। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, जैसे आए वैसे के वैसे ही निकल गए। इससे ये पता लगा कि एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है, खोखला है। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो गए, जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से पलट करके आ गए। इसका मतलब था साफ कि जरूर यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो सिमेट्रिकली बैठा हुआ है और बहुत छोटी जगह पे बैठा हुआ है। बाद में इस न्यूक्लियस की रेडियस का भी हाल निकाला गया। एटम की रेडियस का ऑर्डर था 10 की पावर -10 मीटर। न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर था 10 की पावर -15 मीटर। ये हुई बात हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल की। अब सवाल इस बात का है कि इसमें इसके फेलियर का चांस क्या था, क्यों हुआ ये। यानी साहब जो है ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है। एक हमने यहाँ पे सवाल पूछा गया था, ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाते समय जो चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स वो आ कहाँ से रहा है। ये जवाब देने में आप असफल रहे और ये मॉडल फेल हुआ। तो चूंकि जो है आप एटम की स्टेबिलिटी पे आप जो है जो सवाल निशान लगाए गए थे आप उनको नहीं बता पाए, इस वजह से इसके फेलियर का चांस बना। तो इसका एक और कारण था कि ये स्पेक्ट्रम के ओरिजिन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आया, वो था बोर का मॉडल। बोर्स मॉडल आया। इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिट में रहता है और इसके जंप करने का या एक्साइट या डी एक्साइट होने का जो कारण होगा वो इससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। मतलब ये कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच नहीं होना चाहिए, दो ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस। दूसरा पॉस्टुलेट जो था वो कहा था कि एंगुलर मोमेंटम L बराबर I ओमेगा, यानी कि ये mr² v/r और ये nh/2 पाई होगा। mvr बराबर nh/2 पाई होगा। ये ऐसा आया। तीसरी बात जो कही गई कि जो ये घूमने के लिए चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय electrostatic force between stable stationary nucleus and orbiting electron, यानी कि Fc बराबर Fe हो गया। ये mv² बाई r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze इंटू E/r²। एक r से एक r काट दिया जाए तो r बराबर आ रहा है Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। इसको आप 3 कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप v की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तो आपको r की वैल्यू मिल सकती है। तो r बराबर Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m
v की जगह पे आ गया NH अपॉन 2 पाई m r, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, एक r से एक r कट हो गया, यहाँ से एक पाई से एक पाई कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया। अब साइलेंट नॉट ऊपर आ गया, m एक m से एक m भी कट गया, n स्क्वायर आ गया, h स्क्वायर आ गया अपॉन z स्क्वायर पाई और m आ गया। ये Rn कहा गया, इसको मैंने Rn का नाम दिया। Rn बराबर अपसाइलन नॉट h स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, z भी हटा दिया जाए, e स्क्वायर पाई m आ गया और ये n स्क्वायर अपॉन z हो गया। ये जो था इसको बोर रेडियस कहा गया और ये 53 पिकोमीटर के बराबर था, 53 पिकोमीटर के बराबर था। इसको बोर रेडियस का नाम मैंने बताया, आपको दिया गया। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स आपको कि r का रिलेशन ये आपको पता होना चाहिए, Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z है। r अगर आप जो है यहाँ पे रख देते हैं तो आपको v मिल जाएगा। तो v बराबर आ गया NH अपॉन 2 पाई m r, m हो गया, r की जगह पे ये रखा गया तो एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर और e स्क्वायर पाई m और z हो गया। तो Vn आ गया, Vn बराबर आ रहा है क्या, कहेंगे e स्क्वायर तो आप ऐसे ही लिख लो, पाई तो उड़ा ही दो, m से m काट दो, e स्क्वायर हो गया, z हो गया, एक n नीचे आ गया, h आ गया, h भी कट गया, यहाँ से नीचे आ जाएगा और ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट h और n हो गया। Vn प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n हो गया, ये भी हमें याद होना चाहिए। अगर हमें ये दो रिजल्ट याद है तो आप यकीन रखें कि आप सारे फिजिक्स के रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपसे ओमेगा कहा गया तो ओमेगा बराबर v अपॉन r हो जाएगा। ओमेगा निकाल लिया, टाइम पीरियड की बात करनी है तो 2 पाई r अपॉन v कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी करना है t को उल्टा कर दीजिए। करंट कहीं पे सर्कुलर पाथ में निकालना है तो आप जानते हैं कि Q अपॉन कैपिटल T करना होगा और T बराबर 2 पाई R अपॉन V करना होगा। अब बात आती है हमारे पास एनर्जी के, ये हुई बात रेडियस के लिए और वेलोसिटी के लिए। अब हम यहाँ पे एनर्जी के लिए देखेंगे और एनर्जी के लिए देखने से पहले हम आपको एक बात बता दें जो कि ग्रेविटेशन में भी बताई थी कि जब भी कभी कहीं पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -2x होगी तो काइनेटिक एनर्जी +x होगी और टोटल एनर्जी -x के बराबर हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कहा गया तो हाफ mv स्क्वायर हो गया, हाफ mv स्क्वायर का मतलब हो गया e की पावर 4 z स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर Kn बराबर हो गया mz स्क्वायर e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसी का डबल हो जाएगा और माइनस साइन हो जाएगा, तो ये ऐसा आ गया 4 टाइम्स हो गया ऐसा। टोटल एनर्जी इसी के बराबर होगा और माइनस साइन होगा, mz स्क्वायर e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर। यही जो है -RSCz स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। R को रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, 1.098 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स कहते हैं और इसी En को आप कहते हैं माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये बोर मॉडल था,
लगे हाथ यहाँ पे एनर्जी लेवल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी बात कर दी जाए। स्पेक्ट्रम जब भी नाम आता है तो हमेशा हमें लगता है जैसे कि ये कलर का कॉम्बिनेशन है। नहीं, ये पूरी बात सच नहीं है। हमारे पास अगर मान लिया जाए कि मार्कर बहुत टाइप के हैं तो हम कहेंगे कि वी हैव गॉट अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ मार्कर। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट की किताबों की लाइब्रेरी है तो हम कह सकते हैं कि आई एम हैविंग अ रिच स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट बुक्स इन माय लाइब्रेरी। तो ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग वेवलेंथ के कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर एनर्जी स्टेट में है, इसको हमने बाहर से एनर्जी दी तो ये जंप करके चला जाएगा हायर एनर्जी स्टेट्स में, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऊपर जब पहुंच जाएगा तो यह हमेशा ऊपर रह नहीं पाएगा। जिस भी ऑर्बिट में पहुंचेगा, जिस भी एनर्जी लेवल पे पहुंचेगा, वहां पे अपनी उसकी कंडीशन होगी कि भाई जब तक के यहाँ पे हो तब तक के इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की लाइट का एमिशन करते रहिए। जब तक करते रहेंगे टिके रहेंगे, जब तक नहीं करेंगे आप नीचे फेंक दिए जाएंगे। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी का ये एमिशन करते हुए आएंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या, एमिसिव स्पेक्ट्रम। ये दोनों ही एब्जॉर्प्शन और एमिसिव स्पेक्ट्रम के तीन प्रकार होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम एंड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब इनको भी जरा समझा जाए। हमारे पास एक चैम्बर है, चैम्बर में कोई गैस है, हमने इधर से लाइट डाली, इधर कोई स्क्रीन रखा, पाया कि यहाँ पे ब्लैक महीन से पैचेज आ रहे हैं, बड़े हल्के हल्के से, लाइन स्पेक्ट्रम है। मोटे मोटे से पैचेज आ रहे हैं, बैंड स्पेक्ट्रम है। बहुत ज्यादा फैले हुए मोटे आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस है। एटॉमिक स्टेट से लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, मॉलिक्यूलर स्टेट से बैंड स्पेक्ट्रम बनता है और बल्क स्टेट से कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। ये बातें हुई स्पेक्ट्रम की। यहाँ पे जो हमने ये खींच के रखा हुआ है ये एनर्जी लेवल्स है। ये भी ध्यान रहे बच्चों, ये भी एनर्जी लेवल है, ये भी एनर्जी लेवल है। दिस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन लेवल। यानी कि अगर हमने यहाँ पे रह करके इसको प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तो इसके बाद एनर्जी हो जाएगी 0 और ये स्केप कर जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा तो ये एटम हमारा आयनाइज हो जाएगा। ये ग्राउंड स्टेट है, ये आपका सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड है। ये सब के सब एक्साइटेड स्टेट्स है। ध्यान रहे, ये पहला एक्साइटेड स्टेट है, ये दूसरा एक्साइटेड स्टेट है, ये तीसरा एक्साइटेड स्टेट है। एनर्जी लेवल के लिए बात की जाए कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये जंप करके ऊपर कब कब किन किन स्थितियों में जा सकता है। अगर इन दोनों के डिफरेंस का बराबर इसको एनर्जी दे दी जाए 10.2, इतने के बराबर दे दिया जाए तो चला जाएगा, इतने के बराबर का डिफरेंस दे दिया जाए तो चला जाएगा। जैसे जैसे ये ऊपर को एनर्जी लेवल होते जाएंगे, ध्यान रहे ये एक दूसरे के पास पास होते जाएंगे। यानी कि एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम होता जाएगा, वेवलेंथ का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा गया है। जो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी है और इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर स्केप करा दिया है, हमने आयनाइज करा दिया। जो एनर्जी दी है दिस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी और ये जिस पोटेंशियल पे ये काम हो रहा है दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी है nth ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ, RSC Z²/n²। अगर दो एनर्जी लेवल के बीच के डिफरेंस की बात की जाएगी तो RSC Z² 1/n1² -1/n2²। डेल्टा ई को मैंने लिख दिया SC/λ तो RSC Z² 1/n1² -1/n2²। SC कट गया, 1/λ बराबर RZ² 1/n1² -1/n2²। हाइड्रोजन एटम के लिए कहा गया है तो Z बराबर 1 हो गया। और जब हम यहाँ पे पहले ऑर्बिट में हैं और n बराबर 2, 3, 4 की बात करते हैं तो ये लाइमन सीरीज होती है, ये ब्रैकेट सीरीज होती है,
लाइमन बामर, ये पास्चन है, ये ब्रैकेट है और ये फुंड सीरीज है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और करके दिखाऊंगा, उसको भी जरा देख लीजिए आप। तो 1/लैम्डा बराबर था हमारे पास R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n²। ये लाइमन सीरीज की बात हो रही है। इफ n इज इक्वल टू 2, यानी कि बिल्कुल अगल बगल ही ट्रांजिशन हुआ है, तब क्या होगा? 1/लैम्डा बराबर R 1/1 माइनस ऐसा हो जाएगा, और ये R इंटू 3/4 हो जाएगा, और ये 4/3R हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात आपको दिखानी थी कि अगर n इनफाइनाइट हो गया तो 1/लैम्डा बराबर R 1/1 माइनस 1/इनफाइनाइट, और लैम्डा बराबर 1/R हो जाएगा। यानी कि अगर अगल बगल ट्रांजिशन होगा तो लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इनफाइनाइट के लिए होगा तो लैम्डा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। और एक बात, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इसको मैंने कहा था कि ये एमिशन का स्पेक्ट्रम होगा, एंड टोटल एमिसिव स्पेक्ट्रम आर गिवन एज n+1/2। n+1/2 देखा जाए कैसे हो जाएगा, ये सही भी है या नहीं है। अगर हमसे कहा गया है ये थर्ड ऑर्बिट में या फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया ऐसे फोर्थ एनर्जी लेवल पे, यहाँ से यहाँ तक आने के कितने रास्ते हो सकते हैं? कहेंगे ये रास्ता हो गया, यहाँ से यहाँ तक के आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, और या फिर ये सीधे यहाँ पे आ गया, या फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आ गया। ये हो गया 3 और 3 6 हो गए, 3 और 3 6 हो गए। तो ये nn+1/2 होगा या nn-1/2 होगा। n बराबर 4 रखा आपने तो 4 इंटू 3/2, दिस इज 6। दिस इज करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ एमिसिव स्पेक्ट्रम फ्रॉम nth ऑर्बिट, nth एनर्जी लेवल आर गिवन एज nn-1/2। ये थी हमारी आज की बात डे 37 की एटम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस की और ये आपके रेडियो एक्टिविटी की बातें हम लोग करके इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।